वैसे भी ये पहले ही पुष्टि हो चुकी थी कि माउंटेन लार्न वुड्स में एक से ज़्यादा किंग रियल्म विशेषज्ञ हैं। इसलिए मुझे लगता है मुझे उनके खिलाफ जाने के लिए एक बहुत ही ठोस योजना बनानी होगी। और अगर मुझे कोई अच्छी योजना नहीं सूझी तो मैं गठबंधन बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। जब अजाक्स ने माउंटेन लार्न जंगल के बारे में जानकारी एकत्र करने का काम अपने अधीनस्थों पर छोड़ने का निर्णय लिया तो उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। इसके बाद कमरे से बाहर जाने से पहले उसने अपने आंतरिक संसार में झांककर अपने तात्विक स्वर की जांच की। कुछ ही मिनटों के बाद जनजाति नेता के भवन के बैठक कक्ष में अजाक्स ने 2 क्षेत्रों के 6 जनजाति नेताओं को देखा। तो मेरे पास आपके लिए एक बड़ा काम है और वह है माउंटेन लार्न वुड्स के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने उन्हें एक मिशन दिया और कहा, सूचना एकत्र करने के लिए सभी 6 जनजातियों से एक अच्छी स्काउटिंग टीम बनाएं। हाँ मास्टर, सभी 6 जनजाति नेताओं ने अपना सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि अजाक्स ने अपने विचार नहीं बताए, लेकिन सभी लोग उसके इरादे समझ गए। इसलिए उन्होंने कोई सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाए और सिर हिलाकर सहमति जताई। जहां तक अन्य चीज़ों का सवाल है, आपको कुछ समय तक खुद को विकसित करना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। मुख्य कार्य देने के बाद अजाक्स ने अन्य बातें कहना शुरू कर दिया। यदि उन्होंने अजाक्स के कहे अनुसार किया तो सबसे अधिक लाभान्वित होने वाली जनजाति भूत लोमड़ी जनजाति होगी, उसके बाद 3 पक्षी जनजातियां होंगी। जहां तक पुच्छधारी आत्मा लोमड़ी जनजाति का प्रश्न है तो ये सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि यह 6 जनजातियों में सबसे मजबूत जनजाति है और इसे 5 जनजातियों की मदद करनी है। दानव लोमड़ी जनजाति दूसरी हारने वाली होगी, क्योंकि ये दूसरी सबसे मजबूत जनजाति है। हालांकि जनजाति नेता क्रेन और जनजाति नेता डियोन को अन्य जनजातियों की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा करने से अजाक्स निश्चित रूप से भविष्य में उनकी अधिक मदद करेगा। एरोल को छोड़कर अन्य 2 लोमड़ी जनजाति के नेताओं ने अभी तक अजाक्स के संसाधनों को नहीं देखा था, यहाँ तक कि एरोल ने भी पूरी तरह से नहीं देखा था। इसलिए अभी वे अजाक्स से बहुत अधिक संसाधनों की उम्मीद नहीं कर रहे थे। वे केवल इतना ही चाहते थे कि अजाक्स के अधिक शक्तिशाली होने तक प्रतीक्षा करें और फिर वे स्वाभाविक रूप से उसके साथ साथ अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए उन्हें अन्य 4 जनजातियों की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो। अचानक अजाक्स पहले की अपेक्षा अधिक गंभीर हो गया और उसने बोलना जारी रखा, किसी भी जनजाति के लोगों को एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए और उन्हें किसी अन्य जनजाति से होने के कारण दूसरों को नीची नज़र से नहीं देखना चाहिए। यदि आप वास्तव में चाहते हैं तो आप युवा जनजातियों के बीच कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं और यहां तक कि सभी 6 जनजातियों के संसाधनों के साथ प्रतिभाशाली युवा जनजाति सदस्यों के एक समूह को इकट्ठा कर सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स एक के बाद एक विषयों पर बोलता रहा और उसने सोचा कि भविष्य में जो भी मुद्दे सामने आएंगे, उसने जनजाति के नेताओं से सख्ती से कहा कि वे उन मुद्दों को शुरू होने से पहले ही नियंत्रित कर लें। जहां तक 6 जनजाति नेताओं का प्रश्न है, वे अजाक्स की बातें सुनते रहे और अपना सिर हिलाते रहे। हालांकि यह थोड़ा कठिन था, फिर भी उन्होंने गंभीरता से उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया, क्योंकि जनजाति के नेता के रूप में वे जानते थे कि ये मुद्दे किस प्रकार जनजाति के विनाश का कारण बन सकते हैं। पहले सभी जनजातियां अलग अलग थीं और मुद्दे भी कम थे। हालांकि अब 6 जनजातियां हैं। भूत लोमड़ी जनजाति को अभी अपने जनजाति सदस्यों को बढ़ाना है, इसलिए जाहिर है 6 जनजातियों के संबंध में मुद्दे और भी अधिक होंगे। आखिरी बात यह है कि इस दुनिया को छोड़ने से पहले मैं आपको अपने सबसे शक्तिशाली आत्मिक जानवर से परिचित कराना चाहता हूं। अजाक्स ने सभी जनजाति नेताओं को पहले ही बता दिया था कि वह जल्द ही 5 तत्वों की दुनिया को छोड़ देगा। इसलिए जब उन्होंने ये शब्द सुने तो कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। हालांकि जिस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह अजाक्स के सबसे मजबूत अनुबंधित आत्मा जानवर के बारे में शब्द थे। बेशक रॉथ, स्नो और स्पैरो आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि अजाक्स का अनुबंधित आत्मिक जानवर कितना शक्तिशाली था। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और उत्सुकता से अजाक्स के सबसे मजबूत अनुबंधित आत्मा जानवर को देखने के लिए उत्सुक थे। इसके लिए हमें बाहर जाना होगा। ये शब्द कहने के बाद अजाक्स और 6 जनजाति के नेता हवेली से बाहर चले गए। बाहर आओ और दूसरों पर अपना तंबू लहराओ। पेंटा स्वूश। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने अपने आंतरिक संसार से 5 तत्वीय आत्मिक जानवर पेंटापस को बुलाया। जैसे ही विशाल 5 तत्व वाला आत्मिक जानवर आंतरिक दुनिया से बाहर आया, उसने 6 जनजाति नेताओं की ओर हाथ हिलाया। स्वूश। जनजाति के नेता क्रेन को छोड़कर सभी ने पेंटापस की ओर हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जहां तक जनजाति के नेता क्रेन का प्रश्न है, तो उन्होंने अन्य जनजाति नेताओं की हरकतें दोहराने से पहले एक क्षण के लिए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जब अजाक्स को दानव लोमड़ी जनजाति द्वारा राक्षस बना दिया गया था, तो 5 तत्वों वाला आत्मा जानवर कुछ समय के लिए स्थिति को आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम था। इसलिए ये देखने के बाद कि अजाक्स पेंटा के बारे में बात कर रहा था,
एरोल और डियोन ने अजाक्स के शब्दों पर अपना सिर हिलाया। हालांकि जनजाति के नेता क्रेन को नहीं लगता था कि यह सबसे शक्तिशाली आत्मिक जानवर हो सकता है, क्योंकि वह पेंटापस की खेती को महसूस करने में असमर्थ था। ये सही है। केवल वही नहीं, अजाक्स के साथ अनुबंध करने के बाद उसने आत्मिक पशु से कहा कि वह दुश्मन की ताकत जाने बिना कभी भी अपनी साधना का प्रदर्शन न करे। उस क्षण से वह अजाक्स के शब्दों का अनुसरण करने लगा। अगर तुम्हें कभी किसी मदद की जरूरत हो तो तुम उससे पूछ सकती हो, क्योंकि मैं उसे उसकी दुनिया से बाहर नहीं ला सकता। इसके बाद अजाक्स ने शांतिपूर्वक वे शब्द कहे जिससे जनजाति के नेता क्रेन का चेहरा पहले की तुलना में और भी अधिक उदास हो गया। मास्टर अजाक्स, क्या मैं जान सकता हूं कि यह आत्मिक जानवर कितना शक्तिशाली है? एक क्षण के लिए हिचकिचाहट के बाद जनजाति के नेता क्रेन ने प्रश्न पूछे, क्योंकि वह वास्तव में जानना चाहता था कि आत्मिक जानवर कितना शक्तिशाली था जिसके कारण अजाक्स ने वे शब्द कहे। यद्यपि जनजाति नेता क्रेन 5 तत्वीय आत्मिक जानवर की सटीक ताकत को देखने में असमर्थ था, फिर भी वह जानता था कि इसकी ताकत निम्न श्रेणी 6 के आसपास होनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार से उस आत्मिक पशु का सौभाग्यपूर्ण सामना हुआ होगा तो वह उच्च श्रेणी रैंक 6 या शीर्ष ग्रेड रैंक 6 तक अवश्य पहुंचा होगा। इसके अलावा अजाक्स की साधना की तुलना में उन्होंने महसूस किया कि एक शीर्ष रैंक 6 आत्मा जानवर को अनुबंध बनाने के लिए राजी करना बहुत कठिन था, क्योंकि पुनः साधना वाले आत्मा जानवरों के विपरीत अविकसित आत्मा जानवर अधिक आक्रामक और जंगली थे। इससे पहले कि कोई भी अनुबंध के बारे में बात कर सके, या तो वे उस व्यक्ति को मार देते हैं जिसने इसके लिए कहा था, या यदि वह व्यक्ति शक्तिशाली था तो वे स्वयं मारे जाते हैं। अतः जनजाति नेता क्रेन का निष्कर्ष ये था कि अजाक्स का सबसे शक्तिशाली आत्मिक जानवर उससे कम शक्तिशाली होगा। तो फिर वह एक अविकसित आत्मिक पशु की सहायता क्यों लेगा जो उससे कम शक्तिशाली है? यह एक शीर्ष रैंक 6 आत्मा जानवर है। इससे पहले कि अजाक्स कुछ कह पाता, जनजाति नेता डियोन ने जनजाति नेता क्रेन को उत्तर दिया। चूंकि जनजाति के नेता डियोन ने पहले ही आत्मिक पशु की शक्ति का अनुभव कर लिया था, इसलिए वह अपने उत्तर में आश्वस्त था। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, यह एक भाग्यशाली मुठभेड़ होगी। जब उसने उत्तर सुना तो जनजाति के नेता क्रेन ने समझ में आने के लिए चुपचाप अपना सिर हिलाया। हालांकि उसे यह समझ में नहीं आया कि अजाक्स ने ऐसा क्यों कहा कि वह आत्मिक जानवर से मदद ले सकता है। हो सकता है इसमें कुछ अच्छे कौशल हों जो कुछ स्थितियों में हमारी मदद कर सकें। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब उसने इसके बारे में सोचा तो जनजाति के नेता क्रेन ने इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि अपना सिर हिला दिया। सही, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और पेंटापस द्वारा सीखे गए तात्विक नियमों को समझाने की जहमत नहीं उठाई। जब सही समय आएगा तो तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ अजाक्स ने अन्य जनजाति नेताओं को देखने से पहले 5 मौलिक आत्मिक जानवरों के तंतु को धीरे से थपथपाया। जहां तक रॉयत, स्नो और स्पैरो का प्रश्न है, उनके चेहरों पर अजाक्स की तरह मुस्कान थी, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि 5 तत्वों वाला यह आत्मिक जानवर कितना शक्तिशाली है। यहाँ तक कि जनजाति के नेता डियोन और एरोल को भी इस बात का जरा सा भी पता नहीं था कि 5 तत्वों वाले आत्मिक जानवर ने 5 तत्वों के नियम सीख लिए हैं। एलेन का ख्याल रखना, और अगर वह हमारे मिशन के बारे में पूछे तो तुम उसे सब कुछ समझा सकते हो। इसके बाद अजाक्स ने रॉथ की ओर देखते हुए उससे एलेन की देखभाल करने को कहा। एलेन समनस समूह के अग्नि बेस का पूर्व सदस्य है और उसकी मदद के कारण वह ग्रे फर वाले लोमड़ी जनजाति के चारों ओर के गठन प्लेटों को नष्ट करने में सक्षम था, ताकि वह अपनी आवश्यकतानुसार सभी तात्विक आत्माओं को स्वतंत्र रूप से बुला सके। इसके अलावा चूंकि एलेन समनस के समूह का सदस्य बनने में सक्षम था, इसलिए अजाक्स को लगा कि उसमें काफ़ी संभावनाएं हैं, और इस तथ्य के साथ कि वह एक समनस है, अजाक्स को लगा कि वे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इसलिए उसने रॉयत से कहा कि वह उसके वापस आने तक एलेन की देखभाल करे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, अब मैं विदा लेता हूँ। यदि आपको कोई ज़रूरी काम हो तो आप मेरे अवतार की मदद से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, अजाक्स के पास एक छाया प्रकट हुई जो बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था, सिवाय इसके कि उसके चेहरे पर गहरा रंग था जिससे वह एक दुष्ट अजाक्स जैसा दिख रहा था। हालांकि ये सिर्फ एक अवतार था जिसे अजाक्स ने महान दानव दुनिया के एक राक्षस राजा के अवतार को नष्ट करने के बाद प्राप्त किया था। हाँ मास्टर, कोई भी छोटा बच्चा नहीं था, इसलिए सभी को पता था कि राक्षसी अवतार क्या होता है और वह क्या कर सकता है। इसलिए किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। स्वूश। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, अजाक्स ने 6 जनजाति नेताओं की ओर हाथ हिलाया और फिर अपने स्थान से गायब हो गया तथा दूर जाकर दिखाई दिया। स्वूश स्वूश। लगातार 1 दर्जन बार टेलीपोर्ट प्रभाव का उपयोग करने के बाद अजाक्स पहले से ही पुच्छिया आत्मा लोमड़ी जनजाति से बहुत दूर था। मुझे उम्मीद है कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और अधिक शक्तिशाली बनेंगे। जल्द ही अजाक्स भागने लगा, क्योंकि उसे लगा कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार होगा। जब तक वे एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, उनके बीच का बंधन मजबूत होता जाएगा और उनके बीच सदियों से चले आ रहे सभी छोटे मोटे मतभेद मिट जाएंगे।
इस जगह पर करने को बहुत कुछ है। कुछ किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अजाक्स को बैंगनी पत्थर की दुनिया में वापस टेलीपोर्ट करने के लिए एक जगह मिल गई। चूंकि संपूर्ण पश्चिमी लोमड़ी भूमि निगरानी संरचनाओं से भरी हुई थी, इसलिए अजाक्स लापरवाही से बैंगनी पत्थर की दुनिया में वापस टेलीपोर्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए उन्होंने एक ऐसा स्थान ढूंढा जहां कम संरचना प्लेटें थीं और एलेन द्वारा सिखाई गई विधि का उपयोग करते हुए उन्होंने संरचना प्लेटों को नष्ट कर दिया। मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं वापस आऊंगा तब तक ये सभी संरचना प्लेटें हटा दी जाएंगी। क्षेत्र में संरचना प्लेटों को नष्ट करने के बाद अजाक्स ने खुद से कहा। उन्होंने जनजाति नेताओं को अनेक दिशानिर्देश दिए थे, जिनमें से एक था संरचनागत दरारों की पहचान करना और उन्हें हटाना। सिस्टम, बैंगनी पत्थर की दुनिया के लिए पोर्टल खोलें। फॉर्मेशन प्लेट्स के नष्ट हो जाने के बाद अजाक्स ने सिस्टम से पोर्टल खोलने को कहा और बिना समय बर्बाद किए सिस्टम ने पोर्टल खोल दिया। डिंग, यह मेजबान का अंतिम टिकट है और यदि वह 5 तत्वीय दुनिया में वापस आना चाहता है तो उसे या तो मिशन पूरा करके 5 तत्वीय दुनिया का टिकट हासिल करना होगा या अपने लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। जब वह 5 तत्वों की दुनिया में प्रवेश करने वाला था तो अजाक्स को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला जिसने उसे परेशान कर दिया। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद उसे याद आया कि सिस्टम ने जो कहा था वह सही था। अब मैं क्या करूं? 5 तत्वों की दुनिया में जाने के लिए टिकट पाना उतना आसान नहीं है जितना सिस्टम ने कहा था और फिलहाल उसके पास टिकट पाने का कोई और तरीका नहीं था। इसलिए अजाक्स ने अपने कदम रोक दिए और सोचना शुरू कर दिया कि उसे 5 तत्वों की दुनिया में और टिकट पाने के लिए क्या करना होगा। मुझे क्या करना चाहिए? अजाक्स ने कुछ समय तक सोचा कि 5 तत्वों की दुनिया में प्रवेश करने के लिए और अधिक टिकट कैसे प्राप्त किए जाएं, हालांकि वह उन्हें प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं खोज पाया। डिंग, बैंगनी पत्थर की दुनिया के लिए टेलीपोर्ट 10 सेकंड में बंद हो जाएगा। कृपया बंद होने से पहले प्रवेश करें। क्या? अजाक्स को तब चिंता हुई जब उसने अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन देखा, जिससे वह लगभग रोने लगा, हालांकि उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। मुझे 20 दिनों के भीतर वापस आने का कोई उपाय सोचना होगा। अंततः अजाक्स खुद को रोक नहीं सका और उसने पोर्टल में छलांग लगा दी तथा बैंगनी पत्थर की दुनिया में वापस जाने के बाद वापस आने का रास्ता खोजने का निर्णय लिया। स्वूश, अजाक्स के पोर्टल में कूदने के बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। दूरी में दिलचस्प, तो वह पहले से ही अन्य दुनिया के लिए पोर्टल बना सकता है। मास्टर रेन, जो गुफा में अपनी ताकत पुनः प्राप्त कर रहे थे, जब अजाक्स द्वार में प्रवेश करने ही वाला था तब वे उससे कुछ दूरी पर प्रकट हुए। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये देखने के बाद कि अजाक्स पोर्टल बना सकता है, मास्टर रेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने अपनी योजना बदलनी शुरू कर दी। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह कैसे पता लगा पाया कि अजाक्स ने 5 तत्वों की दुनिया से बाहर निकलने के लिए एक द्वार खोला है। बेशक ये बात मास्टर रेन को उसकी दोहरी तत्व आत्मा सूमो ने बताई थी। यदि वह एक सामान्य दुनिया के लिए पोर्टल बना सकता है तो मुझे लगता है कि उसे महान दुनियाओं के लिए पोर्टल बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अपने मन में यह विचार रखते हुए मास्टर रेन अपने स्थान से गायब हो गए और ठीक होने के लिए अपनी गुप्त गुफा में प्रकट हुए। यहाँ मास्टर रेन ने यह मान लिया कि अजाक्स ने किसी प्रकार के आधिकारिक कौशल का उपयोग किया था जो उसने अंतरिक्ष तत्व आत्मा प्रोफिस के साथ अनुबंध बनाने से प्राप्त किया था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि सिस्टम ने अजाक्स के लिए पोर्टल बनाया था। जहां तक अजाक्स का सवाल है, वह छोटी दुनिया के लिए पोर्टल बनाने से बहुत दूर था, बड़ी दुनिया की तो बात ही छोड़िए। अल्पविराम, ज़रोचिस्टर प्रांत, बैंगनी पत्थर दुनिया। स्वूश, शापित जंगल के बाहरी भाग में आकृतियों का एक समूह अविश्वसनीय गति से दौड़ रहा था। उनसे कुछ मीटर की दूरी पर एक द्वार खुला जिसमें से अजाक्स बाहर आया और उसके चेहरे पर कड़वाहट का भाव था। ये जानने के बाद कि उसे सिस्टम से 5 तत्वों वाली दुनिया में वापस जाने के लिए और अधिक टिकटें ढूंढनी होंगी, पश्चिमी लोमड़ी भूमि पर विजय प्राप्त करने की उसकी सारी पिछली खुशी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। इसके बजाय वह इस बात को लेकर चिंतित था कि वापस कैसे जाए, क्योंकि उसे 5 तत्वों की दुनिया में एक और मिशन पर जाना था। दरअसल अजाक्स को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे पंचतत्वीय दुनिया में वापस जाने के लिए और टिकट नहीं मिलेंगे, बल्कि उसकी चिंता 20-25 दिनों के भीतर टिकट पाने की थी, क्योंकि उसे 1 महीने के भीतर एक मिशन पूरा करना था और उसे लगा कि मिशन पूरा करने के लिए उसे कम से कम 5 दिन चाहिए। भाई, हम इतने ताकतवर नहीं हैं कि एडमंड और उडो का मुकाबला कर सकें। उनके नाम सोचते ही मैं कांप उठता हूँ। बेवकूफ़, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। एडमंड और उडो के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए शाही परिवार बहुत बड़ा इनाम दे रहा है। भले ही इनाम अच्छा हो, लेकिन हमें उन पुरस्कारों का आनंद लेने के लिए जीवित रहना चाहिए, है ना? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हमारे भाड़े के सैनिकों में सबसे कमज़ोर हो। हम उसका सामना नहीं करने जा रहे हैं, इसके बजाय वह सिर्फ उनके निशान खोजने में हमारी किस्मत आजमाएगा। सब लोग बात करना बंद करो, आगे कोई है। हमें सावधान रहना होगा।
जैसे ही अजाक्स द्वार से बाहर आया, उसने वहां से गुजर रहे लोगों के एक समूह की बातचीत सुनी। बातचीत सुनने के बाद अजाक्स ने अपनी बाहें उठाईं क्योंकि उसने बातचीत में दो परिचित नाम सुने थे। क्या हुआ? कैप्टन एडमंड और उडो के बारे में जानकारी देने के लिए शाही परिवार दूसरों को इनाम क्यों देगा? जल्द ही उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे जिससे उसे कुछ भी समझ नहीं आया। पहले आइए देखें कि वे कौन हैं। चूंकि वहां खड़े होकर सोचने से उसके सवालों का समाधान नहीं होने वाला था, इसलिए उसने आगे क्या करना है, इसकी योजना बनाने से पहले आने वाले समूह की जांच करने का फैसला किया। वहां कौन है? सिर्फ अजाक्स ही नहीं, बल्कि आने वाले भाड़े के सैनिकों के दस्ते के कप्तान को भी अजाक्स की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसलिए वह रुक गया और अजाक्स से पूछा, मैं अपने भाड़े के सैनिकों से अलग हो गया। चूंकि उन्होंने पहले ही देख लिया था कि अजाक्स पास की झाड़ियों में छिपा हुआ है, अजाक्स झाड़ियों से बाहर आया और उन्हें बताया कि वह एक भाड़े के सैनिक दस्ते का खोया हुआ सदस्य है। अजाक्स जब अपने छिपने के स्थान से बाहर आया तो वह पहले से ही तैयार था। उसने चतुराई से अपने चेहरे पर कीचड़ मल लिया और अपने बालों और कपड़ों को अस्त व्यस्त कर दिया, ताकि भाड़े के सैनिकों को उसकी याद न रहे। ये सही है। चैंपियन की प्रतियोगिता के बाद अजाक्स ज़ोरोचेस्टर प्रांत में प्रसिद्ध हो गया था। इसलिए वह नहीं चाहता था कि जब दूसरा समूह एडमंड और उडो की तलाश कर रहा हो तो उसकी पहचान उजागर हो। आप किस दस्ते से हैं? हालांकि अजाक्स इस समय भाड़े के सैनिकों के दल का खोया हुआ सदस्य लग रहा था, लेकिन दल के नेता को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने दल का नाम पूछा। कोई दस्ता अपने किसी सदस्य को पीछे कैसे छोड़ सकता है? दस्ते के नेता के दिमाग में बस यही विचार था, मैं उन्हें जानता हूं। जहां तक अजाक्स का सवाल है, वह भी उनके विचारों में था। जब उसके सामने मौजूद पूरी टीम के सदस्य उसकी जांच कर रहे थे, तब अजाक्स भी उनकी जांच कर रहा था। एक नज़र में अजाक्स उन्हें नोटिस करने में सक्षम था क्योंकि उसने उन्हें पहले कई बार देखा था। इसके अलावा उसे इस दस्ते के बारे में कप्तान एडमंड के शब्द भी याद थे, अगर कभी भी क्विकथंडर भाड़े के सैनिकों के साथ आपकी बहस हो जाए तो भाग जाए। वे वैसे नहीं है जैसा हर कोई सोचता है। चूंकि अजाक्स की स्मरण शक्ति अच्छी थी, इसलिए उसे वे शब्द अब भी याद थे, क्योंकि वह चुपचाप सभी दस्ते के सदस्यों के प्रशिक्षण का मूल्यांकन कर रहा था। बच्चे, क्या तुम बहरे हो? नेता को जवाब दो। सिल्वर राइनो भाड़े का दस्ता। बच्चे, क्या तुम बहरे हो? नेता को जवाब दो। ये देखकर कि अजाक्स कोई जवाब नहीं दे रहा है और इसके बजाय वह कुछ सोच रहा है, दस्ते के सदस्यों में से एक ने अजाक्स पर चिल्लाया, ओह, मुझे खेद है। इस चिल्लाहट के साथ अजाक्स अपने विचारों से बाहर आया और चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव के साथ माफ़ी मांगते हुए उसने आगे कहा, मैं एक अनाम भाड़े के सैनिक दस्ते से हूँ जिसके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। इस दस्ते का नाम सिल्वर राइनो है। इसके बारे में कभी नहीं सुना। शायद यह एक नवगठित दस्ता है। जैसे ही उन्होंने दस्ते का नाम सुना, क्विकथंडर भाड़े के दस्ते के सभी सदस्यों ने अपना सिर हिलाया, जैसे कि वे दस्ते के बारे में जानते ही नहीं थे। मुझे इसके बारे में पता है। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ जब क्विकथंडर भाड़े के सैनिकों के दस्ते के नेता ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, इसके अलावा मैं उनका एक एहसानमंद हूँ। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मैं आपको आपके भाड़े के सैनिकों के दस्ते में वापस ले जाऊंगा। क्या बकवास है। अजाक्स ने बस एक यादृच्छिक नाम कहा और उसे उम्मीद नहीं थी कि सिल्वर राइनो नाम से एक भाड़े का दस्ता होगा। इसके अलावा क्विकथंडर भाड़े के दस्ते के नेता को सिल्वर राइनो दस्ते के नेता का एहसान चुकाना पड़ता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या वह कुछ योजना बना रहे हैं या वास्तव में कोई टीम का नाम है? अजाक्स को लगा कि यह महज एक संयोग है, क्योंकि उसे क्विकथंडर भाड़े के सैनिक दस्ते के नेता के व्यवहार के बारे में थोड़ा संदेह था। अंततः उसे समझ में आया कि कैप्टन एडमंड ने उसे भाग जाने को क्यों कहा था, जबकि वह क्विकथंडर भाड़े के सैनिकों के दल में बुरे पक्ष में था। वह झूठ बोलने में बहुत बुरा है। मुझे आश्चर्य है कि वह अपनी पहचान के बारे में झूठ क्यों बोल रहा है। इसके अलावा उसके कपड़ों से लगता है कि वह निश्चित रूप से अपने भाड़े के सैनिकों से कहीं खोया नहीं है। इसके अलावा मेरे पास उससे पूछताछ करने का समय नहीं है। अभी मैं उसे अपने दस्ते के साथ रखूंगा और मुख्य काम निपटाने के बाद मैं इस छोटे से बच्चे का ख्याल रखूंगा। जैसा कि अजाक्स ने उम्मीद की थी, क्विकथंडर भाड़े के दस्ते का नेता बहुत खतरनाक था और कुछ ही शब्दों के साथ उसने पहले ही अजाक्स को बिना किसी कठिनाई के अपने दस्ते में रखा। दस्ते के नेता ने सोचा कि पहले मुख्य काम निपटा लेना चाहिए, इसलिए उसने अजाक्स को उनके साथ चलने को कहा। बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान। चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ अजाक्स ने अपना सिर हिलाकर उनके साथ जाने के लिए सहमति व्यक्त की। अगर मुझमें वही युद्ध कौशल होता जब कैप्टन एडमंड ने मुझे इस दस्ते के बारे में बताया था, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता। हालांकि चीजें वैसी नहीं हैं क्योंकि मैं पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हो गया हूं। क्विकथंडर भाड़े के दस्ते के कप्तान की बातों से सहमत होने के बाद अजाक्स ने अपने दिल में एक दुष्ट हंसी प्रकट की। क्या वह इतनी आसानी से मान गया? क्या वह सचमुच सिल्वर राइनो नामक दस्ते से खो गया है?
जब टीम के कप्तान ने अजाक्स के चेहरे पर प्रतिक्रिया देखी तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि अजाक्स क्या करने जा रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जो भी हो, चूंकि वह सिर्फ स्तर 2 का सामान्य क्षेत्र साधक है, इसलिए मुख्य कार्य समाप्त करने के बाद मेरे पास उसकी देखभाल करने के लिए बहुत समय होगा। अपने मन में यह विचार रखते हुए दस्ते के कप्तान ने अपने दस्ते के सदस्यों की ओर देखा और कहा, चलो चलते हैं। हमें उस स्थान के बारे में कम से कम एक सुराग तो खोजना ही होगा जहां वे छिपे हुए थे। अपनी बात समाप्त करने के बाद दस्ते के कप्तान ने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि वह बस एक विशिष्ट दिशा में भाग गया। हाँ कप्तान। सभी लोग सतर्क हो गए और अपने दस्ते के कप्तान के पीछे चलने लगे। उस पर नज़र रखो। रास्ते में दस्ते के कप्तान ने जनजाति के सबसे कमज़ोर सदस्य को अजाक्स पर नज़र रखने के लिए कहा। यद्यपि वह सबसे कमज़ोर था, वह पहले से ही स्तर 10 का सामान्य क्षेत्र साधक था और स्तर 2 के सामान्य क्षेत्र साधक की तुलना में वह कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसलिए दस्ते के कप्तान ने उसे यह कार्य सौंपा। जहां तक उस सबसे कमज़ोर सदस्य का सवाल है, वह थोड़ा उलझन में था। हालांकि उसने कप्तान को जवाब देने में देर करने की हिम्मत नहीं की। समझ गया कप्तान। यद्यपि उसे पूरी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन उसने केवल इतना समझा कि उसके कप्तान ने सिल्वर राइनो दस्ते के बारे में जो कुछ भी कहा था वह सच नहीं था। भाड़े के सैनिकों के संघ में सैकड़ों मान्यता प्राप्त दस्ते और हजारों गैर मान्यता प्राप्त दस्ते थे, जिन्हें भाड़े के सैनिकों के संघ की मान्यता प्राप्त करने से पहले कम से कम 3 कार्य पूरे करने होते थे। इसके अलावा हर दिन मिशन के दौरान कम से कम 1 या 2 भाड़े के सैनिक मारे जाते थे। इसलिए किसी के लिए सभी भाड़े के सैनिकों के नाम जानना असंभव था। जहां तक क्विकथंडर भाड़े के सैनिकों की टुकड़ी का सवाल है, ये शीर्ष 10 भाड़े के सैनिकों की टुकड़ी में से एक थी। हालांकि कैप्टन एडमंड के अनुसार उनकी टुकड़ी को शीर्ष 3 में होना चाहिए। खैर, मैं देखूंगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जहां तक अजाक्स का सवाल है, वह अन्य टीम सदस्यों के साथ चुपचाप भाग रहा था। चूंकि कैप्टन एडमंड और उडो के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए अजाक्स इसके बारे में और जानना चाहता था। इसलिए वह क्विकथंडर भाड़े के सैनिकों के दस्ते के साथ यात्रा करने के लिए बहुत खुश था, क्योंकि उनके कप्तान को कैप्टन एडमंड और उडो को खोजने का पूरा भरोसा था। उफ, क्या आप लोग थोड़ा धीरे दौड़ सकते हैं? मुझे थोड़ा आराम चाहिए। तुम इतनी तेज कैसे दौड़ सकते हो? अगर मैं और भागूंगा तो मर जाऊंगा। समय समय पर अजाक्स ने जानबूझकर उन पंक्तियों को कहा ताकि उन्हें महसूस हो कि वह सिर्फ कमजोर साधना थी जो शापित जंगल के बाहरी हिस्से की सीमाओं पर खो गई थी। लानत है तुम पर। अगर तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते तो अपना रास्ता खोजो और वापस चले जाओ। इतनी कम सहनशक्ति के साथ आप भाड़े का सैनिक बनने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? जब भी वे अजाक्स के शब्द सुनते हैं, क्विकथंडर के दस्ते के सदस्य परेशान और क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने अजाक्स को श्राप दिया और उसे अकेले वापस जाने को कहा। नहीं नहीं नहीं, मैं शापित जंगल के मध्य भाग में अकेले कैसे यात्रा कर सकता हूँ? अजाक्स ने जल्दी से जवाब दिया और चेहरे पर दबाव भरे भाव के साथ वह दस्ते के सदस्यों के साथ दौड़ता रहा। एडमंड का बदला। माफ करना एडमंड, यह मेरी गलती थी कि पूरा ज़ोरोचेस्टर प्रांत हमें खोज रहा है। शापित जंगल के मध्य भाग के गहरे भाग में उडो ने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ एडमंड से माफी मांगी। नहीं, मेरी गणना गलत हो गई, अन्यथा आप अपना हाथ नहीं खोते। एडमंड ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उडो के गायब बाएं हाथ को देखते हुए गंभीरता से भरे चेहरे के साथ उसे उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उडो ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि चाहे वह कुछ भी कहे, एडमंड अपने किए के लिए खुद को दोषी ठहराना बंद नहीं करेगा। भले ही उनकी गणना थोड़ी गलत हो गई हो, फिर भी मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए था। कुछ घंटे पहले जो हुआ उसे याद करते हुए उडो ने अपना सिर हिलाया। भाड़े के सैनिकों के संग को छोड़ने के बाद एडमंड और उडो ने एडमंड की योजना को ध्यान से देखा और जब भी उन्हें लगा कि कुछ गलत हो सकता है तो उसमें संशोधन किया। अपने मन में एक आश्वस्त योजना के साथ एडमंड और उडो हेमडिस्ट परिवार को रातों रात नष्ट करने के लिए वहां पहुंचे। योजना के अनुसार एडमंड परिवार के मुखिया और परिवार के अन्य शीर्ष अधिकारियों की हत्या करेगा और बिना किसी समस्या के एडमंड ने घर के अंदर मौजूद हेमडिस्ट परिवार के शीर्ष स्तर के साधकों की सफलतापूर्वक हत्या कर दी थी। जहां तक उडो का सवाल है, उसे घर से भागने वाले किसी भी व्यक्ति पर नजर रखनी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उडो अपना कर्तव्य निभा रहा था और भागने की कोशिश करने वाले या दूसरों को चेतावनी देने वाले किसी भी व्यक्ति को तब तक मारता रहा जब तक कि एक शैतान घर से बाहर नहीं निकल गया। इसके अलावा रसातल शैतान की खेती उडो की क्षमता से परे थी। फिर भी उडो ने रसातल शैतान को मारने के लिए अपने हाथ का बलिदान कर दिया। हालांकि उसने ये स्वीकार नहीं किया कि जब वह रसातल शैतान राजा से लड़ रहा था तो हैमरगस्ट परिवार का मुखिया उसके सामने से भाग निकला। बाद में भागने वाले परिवार के मुखिया ने शाही परिवार से मदद मांगी और कौन जानता है कि परिवार के मुखिया होलोर ने शाही परिवार को क्या पेशकश की। उन्होंने एडमंड और उडो के लिए इनाम रखने में बहुत तेजी दिखाई।
उनके लिए एकमात्र अच्छी बात यह हुई कि एडमंड ने पूरे हैमरगर्स्ट परिवार का नरसंहार कर दिया। ये सही है, कैप्टन एडमंड ने परिवार के 80% सदस्यों को मार डाला जबकि उडो ने अपने अकेले हाथ से शेष 20% की देखभाल की। मुझे उस कमीने को भागने नहीं देना चाहिए था। हालांकि वे जानते हैं कि उनके पास अतीत को बदलने की शक्ति नहीं है, फिर भी दोनों होलोर के भागने के लिए खुद को दोषी मान रहे थे। वास्तव में एडमंड ने सोचा कि उसने होलोर की हत्या कर दी है, क्योंकि उसने पुष्टि कर दी थी कि वह मर चुका है या नहीं, और पुष्टि करने के बाद ही एडमंड ने दूसरों की हत्या की अपनी योजना जारी रखी। हत्या के दौरान एडमंड को होलोर के कमरे से हलचल महसूस हुई और जब वह जांच करने के लिए अंदर गया तो उसने होलोर को खिड़की से बाहर कूदते देखा। हालांकि उस समय होलोर का रंग पीला था और वह बहुत कमजोर था। इसके अलावा उसे हैमरगस्ट परिवार में दूसरों को भी मारना था, इसलिए उसने होलोर को उडो के पास छोड़ दिया जो पहले से ही रसातल शैतान के साथ एक गंभीर लड़ाई लड़ रहा था। ये बात एडमंड को पता नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहां तक उडो का प्रश्न है, वह स्वयं को कमजोर होने तथा रसातल के शैतान को भी न मार पाने के लिए दोषी मान रहा था। शापित जंगल के मध्य भाग में। तो तुम लोग क्या खोज रहे हो? जब अजाक्स क्विकथंडर भाड़े के सैनिकों के दस्ते के साथ यात्रा कर रहा था तो उसने चुपचाप दस्ते के एक सदस्य से पूछा। स्क्वाड के सदस्य अजाक्स ने पूछा कि वह बात करना पसंद करता है क्योंकि वह लगातार बात कर रहा था और इसलिए अजाक्स को लगा कि वह उससे अपने सभी जवाब पा लेगा, इसलिए उसने उसे चुना। इस दौरान उन्होंने एक और काम किया, वह था क्विकथंडर भाड़े के दस्ते के प्रत्येक सदस्य की खेती की जांच करना। भाड़े के सैनिकों के समूह में शीर्ष 10 भाड़े के सैनिकों के दस्ते के रूप में लगभग सभी के पास अच्छी खेती है। दस्ते में 4 लेवल 5 कुलीन जनरल क्षेत्र, 3 लेवल 3 कुलीन जनरल और 1 लेवल 1 कुलीन जनरल क्षेत्र साधक के साथ ठीक 10 सदस्य थे। दस्ते के कप्तान के लिए उनकी साधना कैप्टन एडमंड से अधिक थी जो लेवल 8 कुलीन जनरल क्षेत्र है। हालांकि कैप्टन एडमंड ने कई तुरुप के पत्ते छिपा रखे थे और कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जिससे उसकी टुकड़ी शीर्ष 3 भाड़े के दस्तों में शामिल हो गई। कोई आश्चर्य नहीं कि कैप्टन एडमंड ने मुझे उनके बारे में चेतावनी दी थी। क्विकथंडर भाड़े के सैनिकों के साथ बिताए प्रत्येक क्षण के साथ अजाक्स को यह समझ में आ गया कि यह दस्ता कितना शक्तिशाली था। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैप्टन एडमंड और उडो कहाँ छिपे हैं। जैसी कि उम्मीद थी, दस्ते के सदस्य ने बोलना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले कि वह कोई जानकारी दे पाता, दस्ते के कप्तान ने उसे बीच में ही रोक दिया। प्रतिदिन 15 मिनट ये काम करें और प्रति घंटे 17,250 रुपये कमाएं। इसे देखें। कंगना रनौत के जीवन से जुड़ी एक अजीब बात। चुप रहो, लगता है आगे कोई है। ये शब्द कहने के बाद दस्ते के कप्तान ने सभी को रोक दिया और वह धीमी गति से कदम बढ़ाते हुए उस विशिष्ट गुफा की ओर बढ़ गया। ज़रोचेस्टर प्रांत के शाही कप्तान में। महाराज, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। हैमरगस्ट परिवार के मुखिया होलोर स्टीफन ड्रेटन के सामने झुककर उन्हें धन्यवाद दे रहे थे। आप जानते हैं कि मैं ये काम मुफ्त में नहीं कर रहा हूं, है ना? राजा स्टीफन ने हल्के से सिर हिलाकर होलोर की ओर देखा और चेहरे पर भावशून्य भाव के साथ पूछा। बेशक, मैं अपना वचन निभाऊंगा महाराज। उन शब्दों को सुनकर परिवार के मुखिया होलोर का चेहरा थोड़ा कड़वा हो गया। हालांकि उन्होंने राजा स्टीफन के चेहरे पर वह भाव नहीं आने दिया। जैसा उन्होंने कहा, राजा जो मदद कर रहे हैं उसके बदले में मैं कम से कम कुछ तो दे ही सकता हूँ। अच्छा, यदि तुम अपना वचन नहीं निभाओगे तो मैं तुम्हें हमारे शाही परिवार की पवित्र जेल का स्वाद चखा दूंगा जिसमें तुम अनंत काल तक रहोगे। चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ राजा स्टीफन ने होलोर से कहा। उद्धरण। ये शब्द सुनकर होलोर कांपने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वह जानता था कि उसके पास यहाँ कोई अन्य विकल्प नहीं था। महाराज, यदि कुछ नहीं हुआ तो मैं जाकर अन्य महान परिवारों के मुखियाओं से थोड़ी बातचीत करूंगा। होलोर ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए राजा स्टीफन से जाने की अनुमति मांगी। होलोर की योजनाएं। होलोर के शब्द सुनकर राजा स्टीफन ने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या तुम उनसे भी मदद मांगने की योजना बना रहे हो? चूंकि होलोर अन्य बड़े परिवारों के मुखियाओं के पास जाना चाहता था, इसलिए राजा स्टीफन अनुमान लगा सकते थे कि वह क्या करना चाहता है। हाँ महाराज, होलोर ने विनम्रता से अपना सिर हिलाया। तो आप उन्हें क्या देने जा रहे हैं? या फिर मैं ये पूछूं कि आपके पास किस तरह के संसाधन बचे हैं? राजा स्टीफन ने होलोर से पूछा, या फिर तुम भी उनके साथ व्यापार करने के लिए यही चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हो? ये शब्द कहते समय राजा स्टीफन बहुत क्रोधित लग रहे थे क्योंकि उन्होंने होलोर को दबाने के लिए अपनी साधना का दबाव जारी कर दिया था। पुटोंग। अचानक राजा स्टीफन द्वारा छोड़े गए दबाव से होलोर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। होलोर एक लेवल 10 एलीट जनरल रियल्म विशेषज्ञ था। कैप्टन एडमंड के हाथों एक बार मरने के बाद वह रहस्यमय तरीके से अभी भी जीवित था, हालांकि वह बहुत कमज़ोर हो गया था। यहाँ तक कि एक जनरल रियल्म कल्टिवेटर भी उसे मार सकता था।
इसलिए वह राजा स्टीफन के खेती के दबाव का सामना कर सका। नहीं 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 महाराज, एड्स बाय पब फ्यूचर। राजा स्टीफन की बातें सुनते ही होलोर का माथा और पीठ ठंडे पसीने से भर गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। तब राजा स्टीफन ने होलोर से उपहासपूर्वक पूछा, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जानते थे कि होलोर के पास कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं बची थी और होलोर से पहले जो एकमात्र चीज देने का वादा किया गया था वह स्टीफन किंग को दे दी जाएगी, बशर्ते वह एडमंड और उडो से बदला लेने में उसकी मदद करे। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से जानता था कि हैमरगस्ट परिवार का अन्य महान परिवारों द्वारा बहुत स्वागत नहीं किया गया था, क्योंकि उसका रसातल शैतानों के साथ व्यवहार था। इसलिए जब राजा स्टीफन को यह समझ में नहीं आया कि होलोर दूसरे परिवार के मुखियाओं के पास कैसे जा सकता है और उनकी मदद मांग सकता है, यदि होलोर उन्हें वह सब देने का वादा कर दे जो उसने पहले ही राजा स्टीफन को देने का वादा किया था, तो वे उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाते और राजा स्टीफन होलोर को ऐसा करने की अनुमति कैसे दे सकते थे। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चल गया तो उस चीज़ पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा और उसे इसे दूसरों के साथ साझा करना होगा, जो राजा स्टीफन को पसंद नहीं था। सभी परिवार के मुखियाओं का मुझ पर अतीत में किया गया एक एहसान है, इसलिए मैं उस एहसान को महाराज कहूँगा। चूंकि मैंने आपसे पहले ही इसके बारे में वादा कर दिया है, इसलिए मैं दूसरों से ऐसा वादा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अपने पसीने से ठंडा पसीना पोंछते हुए होलोर ने चिंतित होकर राजा स्टीफन से कहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह राजा स्टीफन से खेती का दबाव सहन करना जारी रखता है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। होलोर के शब्दों को सुनने के बाद राजा स्टीफन ने एक पल सोचने के बाद अपना सिर हिलाया और अपनी साधना का दबाव वापस ले लिया। साथ ही उसने अपनी उंगलियां चटकाते हुए पूछा, कौन है वहाँ? स्वूश। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसकी छाया से एक आकृति प्रकट हुई और जल्द ही वह आकृति एक नकाबपोश व्यक्ति में बदल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। शाही छाया आपकी सेवा में है महाराज। जैसे ही नकाबपोश व्यक्ति प्रकट हुआ, उसने राजा स्टीफन के सामने झुककर आदेश मांगा, उसका पीछा करो और उस पर नजर रखो। अगर वह महान परिवारों के मुखियाओं से कुछ भी वादा करने की हिम्मत करता है तो आप उसे मारने के लिए स्वतंत्र हैं। अपने सामने शाही छाया को देखते हुए राजा स्टीफन ने आदेश दिया, महाराज, यह शाही छाया वैसा ही करेगी जैसा आप कहेंगे। स्वूश। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, शाही छाया होलोर की छाया में कूद गई। महाराज, यह है। अपनी परछाई को देखते हुए जिसमें कोई परिवर्तन नहीं था, होलोर ने राजा स्टीफन की ओर हकलाते हुए कहा, ये सही है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। यद्यपि होलोर ने अपनी बात पूरी नहीं की थी, फिर भी राजा स्टीफन यह अनुमान लगाने में सक्षम थे कि होलोर उनसे क्या कहना चाहता था और उन्होंने होलोर का उपहास किया। जब तक तुम अपने वचनों से पीछे नहीं हटते, तुम जीवित रहोगे और जिस क्षण तुम अपना वचन तोड़ोगे, शाही छाया तुम्हें बिना किसी दया के मार डालेगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सावधान रहता। राजा स्टीफन को अपने पूर्वजों के बारे में कुछ समस्याएं थीं, लेकिन उन्हें अपने स्वामी से राजा के सभी गुण मिले थे। इसलिए उन्होंने कोई दया नहीं दिखाए और होलोर पर पूरी तरह से हावी हो गए। महाराज, मैं अपने वचनों से पीछे नहीं हटूंगा। होलोर ने आदरपूर्वक अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं अब विदा लेता हूँ। जाना। राजा स्टीफन ने हाथ हिलाकर होलोर को चले जाने का संकेत दिया। लानत है तुझ पर। जब मैं एडमंड और उदो को अपनी आंखों से मरते देखूंगा तो मैं इस राज्य के साथ साथ पूरे प्रांत को भी नष्ट कर दूंगा। शाही महल से बाहर निकलते समय होलोर का चेहरा बदसूरत हो गया और वह मन ही मन अपने आप से कुछ बुदबुदाने लगा। डॉट 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 डॉट। गुफा के अंदर होलोर को भागने देने के लिए खुद को दोषी मानने के बाद दोनों सोचने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि अन्य महान परिवार भी होलोर का समर्थन करेंगे। कुछ देर सोचने के बाद एडमंड ने गंभीरता से उडो से कहा और उसने उडो को अपने कारण बताने शुरू कर दिए। दरअसल अगर उन्होंने होलोर को सफलतापूर्वक मार दिया होता तो शाही परिवार को उनसे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि यह समय की बर्बादी है। जहां तक दूसरे परिवार की बात है तो उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली होंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि हैमरगस्ट परिवार रसातल के शैतानों के साथ कुछ सौदे कर रहा है। इसलिए उन्हें हैमरगस्ट परिवार से थोड़ा डर लग रहा था। यद्यपि मुख्य मुखिया को छोड़कर हैमरगस्ट परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया था, फिर भी उन्हें कम से कम कुछ समर्थन तो दिखाना ही होगा, अन्यथा वे जानते हैं कि होलोर किस हद तक जा सकता है। इसके अलावा वे ऐसे व्यक्ति को भी पसंद नहीं करते थे जो अकेले ही एक पूरे बड़े परिवार को खत्म करने की शक्ति रखता हो, क्योंकि उन्हें डर था कि वे अगला हैमरगस्ट परिवार बन सकते हैं। इसलिए राजपरिवार के साथ साथ उन्होंने भी एडमंड और उडो के बारे में जानकारी देने के लिए पुरस्कार देना शुरू कर दिया। जैसा कि एडमंड ने उम्मीद की थी, अन्य 4 महान परिवार भी शाही परिवार की तरह ही काम कर रहे थे और वह था एडमंड और उडो के बारे में जानकारी देने वालों को पुरस्कार देना। स्वूश। जब वे सोच रहे थे, गुफा में एक आकृति प्रकट हुई। डार्क फायर एलिमेंटल स्पिरिट। स्वूश। जल्द ही वह छाया एडमंड की ओर देखने के लिए एक मानव आकृति में परिवर्तित हो गई।
गुफा में अचानक उस आकृति को देखकर उदो आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि एडमंड ने अपनी बाहें उठाईं और उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। गुरुजी को बुलाओ, कोई गुफा की ओर आ रहा है। अगले ही क्षण काले लाल रंग की तात्विक आत्मा ने एडमंड को सम्मानजनक तरीके से उत्तर दिया। ये सही है, यह एक तात्विक आत्मा थी और यह एडमंड को समनिंग मास्टर कहकर पुकारती थी। उद्धरण। जब उदो ने ये शब्द सुने तो वह अवाक रह गया और उसने आश्चर्य से एडमंड की ओर देखा। सूचना देने के लिए धन्यवाद। आप अपनी ड्यूटी पर वापस जा सकते हैं और मेरे आसपास की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। एडमंड ने उडो की ओर देखा लेकिन उससे कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपनी मूल आत्मा की ओर सिर हिलाकर उसे अपने कर्तव्य पर वापस जाने का आदेश दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। चून की तात्विक आत्मा को पता था कि उसका बुलाने वाला गुरु कितना शक्तिशाली है, इसलिए उसने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई और गायब होने से पहले जमीन में समा गया। ये शीर्ष 10 भाड़े के दस्तों में से एक हो सकता है। प्रवेश द्वार से आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए तैयार रहें। कुछ सालों तक भाड़े के सैनिक के रूप में काम करने के कारण एडमंड ने कई चीजें सीख ली थीं और वह जानता था कि इतने कम समय में कौन उसका पता लगा सकता है। इसलिए उसने उडो को सावधान रहने को कहा। मैं करूंगा। अपने चेहरे पर वही आश्चर्यचकित भाव बनाए रखते हुए उदो ने एडमंड की ओर सिर हिलाया और गुफा के प्रवेश द्वार पर ध्यान केंद्रित किया जो एक विशाल चट्टान और कुछ झाड़ियों से ढका हुआ था। मेरी मौलिक आत्मा को देखकर तुम क्यों चौंक गए? तुम्हें पता है कि मैं एक समन करता हूँ, है ना? अचानक एडमंड ने हल्की हंसी के साथ उडो से पूछा। हालांकि वे इस समय कठिन परिस्थिति में थे, लेकिन जब एडमंड ने उडो के चेहरे पर आश्चर्य देखा तो वह उस पर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे पता है कि आप एक समन करता हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप एक दोहरे तत्व समन करता हैं। जल्द ही उडो का आश्चर्यचकित चेहरा उपहास में बदल गया और वह आगे कहता रहा, मैं तुमसे क्या उम्मीद कर सकता हूँ? तुमने मुझे कभी अपनी मौलिक आत्माओं को दिखाया तक नहीं। यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु की स्थितियों में भी तुमने कभी उनका उपयोग नहीं किया, मानो उन्हें बुलाने से तुम्हारा जीवनकाल कम हो जाएगा। वास्तव में मैं कोई दोहरी तत्व समन करता नहीं हूँ। उडो की बातें सुनने के बाद एडमंड की हंसी और भी बढ़ गई और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तत्व आत्मा के रंग से मूर्ख मत बनो। सभी काले रंग की तत्व आत्माएं अंधेरे या छाया तत्वों से संबंधित नहीं होंगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तब आपने अभी जो तात्विक आत्मा देखी है वह अग्नि तात्विक आत्मा है। हालांकि मेरे साथ अनुबंध करने के बाद वह उत्परिवर्तित हो गई और एक अंधकार में अग्नि तात्विक आत्मा बन गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ एडमंड ने उडो के प्रश्न का उत्तर दिया। तो आपके पास कितनी तात्विक आत्माएं हैं? 5। मुझे पता है कि आपके पास 3 आधिकारिक तात्विक आत्माएं होंगी, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आपके पास कितनी अनाधिकारिक तात्विक आत्माएं हैं। एडमंड के शब्दों को सुनने के बाद उदो को मौलिक आत्माओं के बारे में थोड़ा और ज्ञान महसूस हुआ और उसने पूछना जारी रखा, आपकी अनन्य प्रतिभा के साथ मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि आपके पास 5 अनौपचारिक मौलिक आत्माएं भी हों। यद्यपि उदो और एडमंड एक दूसरे के बहुत करीब थे और वर्षों से एक दूसरे के साथ साहसिक यात्रा पर थे, लेकिन उदो को एडमंड की तात्विक आत्माओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था या उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी आत्मिक चेतना में कितनी और तात्विक आत्माएं हैं। इसके अलावा आज पहली बार उसने एडमंड की एक मौलिक आत्मा को देखा था, इसलिए वह और भी अधिक उत्सुक हो गया और उसने एडमंड से और अधिक प्रश्न पूछे। सभी लोग सावधान रहें। उदो के बात खत्म करते ही उन्हें बाहर से एक तेज आवाज सुनाई दी। आज समय नहीं है। बाहर से आवाज सुनकर एडमंड का चेहरा खराब हो गया क्योंकि वह जानता था कि आवाज का मालिक कौन है। इसलिए उसने उडो की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे संदेह है कि यदि वह नहीं आते तो भी आप मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देते। इसी तरह उदो ने आवाज पहचान ली थी और जानता था कि गुफा के बाहर कौन है। हालांकि उसने एडमंड का उपहास किया क्योंकि उदो को पूरा यकीन था कि उसे एडमंड से कोई जवाब नहीं मिलेगा। भारतीय इतिहास की उच्च श्रेणी की 7 रोमानीय रियासतें। कंगाल क्रांतिकारियों के बारे में ये जानकर आपकी जमीन खिसक जाएगी। यहाँ तक कि जब एडमंड लगभग जीवन और मृत्यु की स्थिति में था तब भी उसने अपने मौलिक आत्माओं या अन्य ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उडो ने नहीं सोचा था कि एडमंड उसके सवालों का जवाब देगा, भले ही क्विकथंडा भाड़े का दस्ता न आए। वह दिन बहुत निकट है जब तुम मेरी सभी तात्विक आत्माओं को देख सकोगे। इस तथ्य के बावजूद कि उडो की आवाज़ बहुत धीमी थी, एडमंड उन्हें सुन पाया और उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उडो को जवाब दिया। हाँ, मुझे पता है और जब वह दिन आएगा तो शायद मैं जीवित भी नहीं रहूँगा। उडो को बहुत उम्मीदें नहीं थीं क्योंकि वह एडमंड के बारे में कई सालों से जानता था। इसलिए अगर वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी मौलिक आत्माओं को देखे तो भले ही वह मर जाए, वह उन्हें बुलाने वाला नहीं है। अपनी आवाज़ धीमी रखो। मुझे लगता है कि तुम पहले से ही जानते हो कि गुफा के बाहर कौन है ना? एडमंड ने अपना सिर हिलाकर विषय बदल दिया। बेशक, मुझे पता है। जिसने सबके सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया था कि शीर्ष 10 भाड़े के दस्तों में तुम्हारी खेती बहुत कम है।
मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। जल्द ही उदो ने एडमंड को जवाब देते हुए मुस्कुराया। उद्धरण। एडमंड उदो के शब्दों को सुनकर अवाक रह गया क्योंकि वह तो बस विषय को भटकाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उदो वास्तव में जानता था कि उसे कैसे परेशान करना है। अगर तुम मुझे परेशान करना जारी रखोगी तो मैं तुम्हारी पीठ नहीं देखूंगी। इसलिए जब तुम मुझे परेशान करो तो बेहतर है कि तुम सावधान रहो। एडमंड ने उडो का उपहास किया क्योंकि उसने ध्वनि संचरण के माध्यम से अपनी आवाज़ उडो तक पहुंचाई थी। हाँ, देखो, मेरी पीठ पर नज़र रखने की बात कौन कर रहा है? अगर मैं न होता तो तुम पहले ही 1 दर्जन से ज़्यादा बार मर चुके होते। इसलिए बेहतर है कि तुम भी एहसान चुकाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। जहां तक उदो का प्रश्न है, एडमंड की बातें सुनने के बाद वह अपनी हंसी रोक नहीं सका और उसने एडमंड को भविष्य में होने वाली लड़ाइयों में उसका ख्याल रखने के लिए कहा। यद्यपि एडमंड और उडो के बीच बातचीत थोड़ी गर्मजोशी भरी लग सकती है, फिर भी यह उनकी सामान्य बातचीत थी। इसके अलावा उनकी बातचीत के बाद उनकी पहले की आत्मदोषी भावनाएं और अन्य सभी नकारात्मक भावनाएं हवा में गायब हो गईं। जब एडमंड और उडो गुफा के अंदर एक दूसरे के साथ अपनी सामान्य बातचीत कर रहे थे, गुफा के बाहर क्विकथंडर भाड़े के दस्ते के सदस्य और अजाक्स गुफा के करीब आ रहे थे। कैप्टन बक, क्या आपको यकीन है कि वे इस गुफा के अंदर छिपे हुए हैं? दस्ते के एक सदस्य ने चिंतित भाव से कप्तान से पूछा। क्विकथंडर भाड़े के सैनिकों के दस्ते का कप्तान बक है और वह हमेशा अपनी खेती को बेहतर बनाने और अधिक खेती प्राप्त करने के बारे में सोचता रहता है। क्या आपको लगता है कि मेरे पास पत्थर की दीवारों के आर पार देखने की क्षमता है या क्या? हमें शाही परिवार को इस बारे में बताने से पहले ये पुष्टि करनी होगी कि गुफा में वे ही थे। कैप्टन बक ने झुंझलाहट से भरे चेहरे के साथ दस्ते के सदस्य से फुसफुसाकर कहा। लेकिन कैप्टन बक, अगर हम इस प्रक्रिया में कैप्टन एडमंड और उडो को सतर्क कर देंगे तो क्या होगा? टीम के सदस्यों को जो पता था उसके अनुसार उनका कप्तान एडमंड से कमजोर था और जहां तक उनकी बात है तो उनकी कोई तुलना नहीं होनी चाहिए। इसलिए यदि उन्होंने कैप्टन एडमंड को सचेत कर दिया होता तो उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनका अगला जन्मदिन नहीं होगा। बेवकूफ़। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपने दस्ते के सदस्यों के चेहरों को देखकर कैप्टन बक चिढ़ गया और बहुत नाराज हुआ क्योंकि उसके अपने दस्ते के सदस्य यह विश्वास नहीं कर रहे थे कि वह कैप्टन एडमंड से बराबरी पर लड़ सकता है। चिंता मत करो, मेरे पास यह है। जब तक मैं कैप्टन एडमंड को देखूंगा मैं उसे पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। उस समय हमारा इनाम भी कई गुना बढ़ जाएगा। अपने दस्ते के सदस्यों को देखते हुए कैप्टन बक ने अपने अंतरिक्ष वलय से एक लाल रंग का ताबीज निकाला और उसे अपने दस्ते के सदस्यों को दिखाया। अजाक्स और सभी दस्ते के सदस्यों ने कैप्टन बक के हाथों में लाल रंग के ताबीज को देखा और अपनी भौहें उठाईं क्योंकि उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा उन्हें तावीज़ बनाने का भी अधिक ज्ञान नहीं था। मूल्यांकन। हालांकि यह अजाक्स के लिए कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसके पास लीजेंड ग्रेड के भीतर किसी भी वस्तु का मूल्यांकन करने की क्षमता थी। डिंग। वस्तु का नाम, इंद्रिय सीलिंग तावीज़। प्रभाव, जब तक इसका इस्तेमाल लक्ष्य पर किया जाता है तब तक वह अगले 24 घंटों तक हिलता डुलता नहीं है। असल में उसकी सभी इंद्रियां 24 घंटों के लिए बंद हो जाती हैं। सीमाएं, ये केवल राजा क्षेत्र से नीचे के साधकों पर ही काम करता है। अधिक जानकारी। ये ताबीज कैप्टन बक को एक पुरानी विरासत वाली जमीन में मिला था। पवित्र स्वर्ग। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स को आश्चर्य हुआ जब उसने कैप्टन बक के हाथ में ताबीज के बारे में जानकारी देखी क्योंकि वह जानता था कि जब तक कैप्टन बक उस ताबीज का उपयोग करेगा कैप्टन एडमंड जीत नहीं पाएगा। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि यह ताबीज उस तथाकथित कैप्टन एडमंड की देखभाल के लिए पर्याप्त है। कैप्टन बक ने अपने दस्ते के सदस्यों का मजाक उड़ाया और उसी फुसफुसाते हुए अंदाज में कहा, मैंने इसे वर्षों से बचाकर रखा है और मुझे शाही परिवार से अच्छा इनाम मिलने की उम्मीद है। कैप्टन बक कई वर्षों से ताबीज को अपने पास रख रहे थे। हालांकि वर्तमान में उनकी साधना में अधिक प्रगति नहीं हो रही थी और उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए एक अच्छे साधना संसाधन की आवश्यकता थी। इसके अलावा ये कहा गया कि एडमंड के पास कई तुरुप के पत्ते थे। कैप्टन बक को लगा कि उसे कैप्टन एडमंड के खिलाफ जाने के लिए अपना एक तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना होगा। तो सब लोग सावधान रहें, मैं नहीं चाहता कि आज कुछ गलत हो। ये शब्द कहने के बाद कैप्टन बक धीरे धीरे गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले पत्थर के पास पहुंचे। थोड़ा दूर हट जाओ, उसने ये शब्द अपने दस्ते के सदस्यों से कहे और उनके दूर जाने का इंतजार किए बिना ही उसने एक मुक्का मारकर पत्थर को टुकड़ों में तोड़ दिया। आर्ग। जैसे ही पत्थर के टुकड़े हुए, क्विकथंडर के भाड़े के दस्ते के 2 सदस्य जमीन पर गिर पड़े और कराहने लगे। आर्ग। समय के साथ अंतिम सांस छोड़ने से पहले उनकी कराहें तेज होती गईं। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, द लिटिल गर्ल फ्रॉम वाटरवर्ल्ड ग्रू अप टू बी ड्रॉप डेड गॉर्जस। ए सिविल वॉर इज ब्रूइंग इन जेडी वांस's ओन फैमिली। क्या बकवास है, वे कैसे मर गए?
क्विकर थंडर के सभी भाड़े के सैनिक ये देखकर स्तब्ध रह गए कि उनके अपने 2 सैनिक उनकी आंखों के सामने ही बिना ये जाने कि कैसे उनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि उन्होंने उन 2 दस्ते के सदस्यों पर चट्टान को नष्ट करने से आए चट्टानों के टुकड़ों से आई चोटों को देखा था, फिर भी वे इस बात के प्रति पूरी तरह आश्वस्त थे कि उनके साथी दस्ते के सदस्यों की मृत्यु उन चट्टानों के टुकड़ों के कारण नहीं हुई थी। हे भगवान, यदि राक्षसीकरण से मेरी इंद्रियां उन्नत न होती तो मैं भी उनकी तरह मर जाता। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसका माथा ठंडे पसीने से भर गया था, क्योंकि उसने कुछ छोटे पत्थरों को चकमा दिया था। लानत है, मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। हालांकि जब कैप्टन बक ने सोचा कि उनके दस्ते के सदस्यों की मृत्यु कैसे हुई होगी तो वह क्रोधित हो गए। उस पूरे पत्थर में कुछ जहर मिलाया गया था। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम उन पत्थरों के टुकड़ों को न छुओ। जल्द ही कैप्टन बक ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया और अपने दस्ते के सदस्य की मौत का कारण बताया। क्या जहर? सभी दस्ते के सदस्य हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई किसी पत्थर में जहर डाल सकता है। जैसा कि कैप्टन एडमंड से उम्मीद थी, हमेशा सतर्क और सावधान। उनके विपरीत अजाक्स चुपचाप अपने मन में सोचता रहा और सोचता रहा, मुझे आश्चर्य है कि कैप्टन एडमंड और अंकल उडो ने और कितने जाल बिछाए हैं। मुझे सावधान रहना होगा, अन्यथा अब तक जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है। जब यह विचार उसके मन में आया तो अजाक्स ने सोचा कि अब से गुफा में प्रवेश करते समय सावधानी बरतनी होगी। कैप्टन बक, मुझे लगता है कि और भी जाल होंगे। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? दस्ते के एक सदस्य ने चुपचाप अपनी आवाज़ कैप्टन बक तक पहुंचा दी। हालांकि क्विकर थंडर के भाड़े के दस्ते के सदस्य बहुत बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन वे मूर्ख भी नहीं थे। इसलिए वे अनुमान लगाने में सक्षम थे कि गुफा में और भी छिपे हुए जाल होंगे। तुम जाल के बारे में क्यों चिंतित हो? हमारे पास पहले से ही उनका परीक्षण करने वाला कोई है ना? गुफा में प्रवेश। तुम जाल के बारे में क्यों चिंतित हो? हमारे पास पहले से ही उनका परीक्षण करने वाला कोई है ना? कैप्टन बक ने अपने दस्ते के सदस्यों की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। हम सभी सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अजाक्स पर दया की दृष्टि से देखने लगे। हालांकि वे अजाक्स का समर्थन नहीं करने वाले थे, क्योंकि वह उनका मित्र या रिश्तेदार नहीं था। बच्चे, गुफा के अंदर जाओ और देखो कि कैप्टन एडमंड और उडो अंदर हैं या नहीं। जल्द ही कैप्टन बक ने अजाक्स की ओर सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ देखा। हालांकि अजाक्स के विचार में यह उसके चेहरे के लिए उपयुक्त नहीं था। क्या मैं? कैप्टन बक, क्या मेरा जाना खतरनाक नहीं है? अजाक्स को झटका लगा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह क्विकर थंडर के भाड़े के सैनिकों के दस्ते का निशाना बन जाएगा। इसलिए उसने चेहरे पर हैरानी भरे भाव के साथ उनसे फुसफुसा कर कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने काया हो। कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी टुकड़ी आपको शापित जंगल के बीच में छोड़कर चली गई। तुम मुश्किल से दौड़ पाते हो, मुश्किल से लड़ पाते हो और बहुत रोते हो, तो तुम्हें हमारे साथ ले जाने का क्या फ़ायदा? अजाक्स की बातें सुनकर दस्ते के सभी सदस्य क्रोधित हो गए और उसका मजाक उड़ाने लगे। आप लोग एक मिनट रुकिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये देखकर कि उसके सभी दस्ते के सदस्य क्रोधित हो गए हैं, दस्ते के कप्तान ने उन्हें रोका और अजाक्स की ओर सिर घुमाते हुए कहा, बच्चे, यह कोई अनुरोध नहीं है, यह एक आदेश है। चूंकि हम इस शापित जंगल से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी कुछ योगदान देना होगा, है ना? उद्धरण उद्धरण। अजाक्स उनके शब्दों को सुनकर अवाक रह गया, क्योंकि उसने सोचा, आप मूलतः मुझे मौत के मुंह में भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। अजाक्स ने अपना सिर हिलाते हुए पूरे क्विकर थंडर भाड़े के दस्ते को श्राप दिया, मैं गुफा में प्रवेश करूंगा। अच्छा, इसी तरह आप किसी की दयालुता का बदला चुकाते हैं। तुम एक दिन बहुत बड़े किसान बनोगे, बच्चे। जल्द ही दस्ते के सभी सदस्यों ने उसे प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया और उसे संभावित मौत की ओर भेज दिया। हम पर आक्रमण करने की कोशिश करने वाले राक्षसों की तुलना में आप मानव वेश में असली राक्षस हैं। अजाक्स ने सभी दस्ते के सदस्यों को कोसा और चुपचाप प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। कैप्टन एडमंड, मैं अजाक्स हूँ। अजाक्स अपनी मौत में कैसे प्रवेश कर सकता था? इसलिए गुफा में प्रवेश करने से पहले वह अपने रास्ते में रुक गया और कैप्टन एडमंड से संवाद करने की कोशिश करने लगा। यद्यपि अजाक्स को यह नहीं पता था कि गुफा कितनी गहरी है और गुफा में कितने जाल छिपे हैं, फिर भी वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि गुफा में प्रवेश करते समय उसकी मृत्यु न हो जाए। इसलिए वह कैप्टन एडमंड से संपर्क करना चाहता था और पहले से ही जाल के बारे में जानना चाहता था। अजाक्स, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही अजाक्स को कैप्टन एडमंड से जवाब मिला, जिसे सुनकर अजाक्स उत्साहित हो गया और उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ कैप्टन एडमंड, मैं अजाक्स हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें क्विकर थंडर भाड़े के सैनिकों ने पकड़ लिया है? कैप्टन एडमंड ने जल्दी से कुछ प्रश्न पूछे। मुझे लगता है कि कैप्टन एडमंड को बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी। यही एकमात्र कारण है कि उसने यहाँ इतने सारे जाल बिछाए हैं।
इसलिए हमें बस इतना करना है कि बिना किसी तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किए उससे लड़ना है। जब अजाक्स कैप्टन एडमंड के साथ संवाद कर रहा था, तब कैप्टन बक अपने शब्दों से अपने दस्ते के सदस्यों को तैयार कर रहा था। चूंकि एडमंड छिपे हुए जाल का उपयोग कर रहा था, इसलिए कैप्टन बक यह मान रहा था कि वह हैमरगस्ट परिवार का नरसंहार करते समय घायल हो गया था। कैप्टन एडमंड, वे मुझे छिपे हुए जाल का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मैं गुफा में कैसे प्रवेश कर सकता था? कुछ वाक्यों का आदान प्रदान करने के बाद अजाक्स ने छिपे हुए जाल के बारे में पूछा। वहाँ हैं। एडमंड, एक पल रुको। क्या तुम्हें यकीन है कि वह अजाक्स है? क्या होगा अगर कैप्टन बक हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई तरकीब अपना रहा है? जब कैप्टन एडमंड जाल के बारे में बात करने वाले थे, तो उडो ने उन्हें बीच में रोका और एडमंड से पूछा कि क्या आवाज़ का मालिक अजाक्स था या नहीं। एडमंड को लगा कि उडो ने जो कहा वह संभव हो सकता है, क्योंकि वह अजाक्स को छिपे हुए जाल के बारे में बताने में दुविधा में पड़ गया था। चाचा, उडो के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है। भले ही मैं राजा क्षेत्र का साधक बन जाऊं, उन्हें मुझ पर संदेह होगा कि मैं एक राक्षस साधक हूं। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, वह उडो के शब्दों को सुनकर आह भरने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उडो अपनी अति सतर्कता के लिए जाना जाता था। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित मिसेज डाउटफायर की नताली अब बड़ी हो गई है और आपका जबड़ा खुला रह जाएगा। अभिनेता जो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ेंगे। हा। अजाक्स की बातें सुनकर एडमंड अपनी हंसी रोक नहीं सका और फिर बोला, गुफा में सीधे चलो जब तक तुम्हें 3 सुरंगें न दिखें और फिर बाईं ओर की सुरंग में प्रवेश करो जो पूरी तरह से खुली है और उसमें कोई जाल नहीं है। अजाक्स के बारे में पहले से ही एडमंड को पूरा यकीन था कि यह अजाक्स ही था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उडो हमेशा यही सोचता था कि अजाक्स एक राक्षसी साधक है। ठीक है, अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? तुम गुफा में क्यों नहीं जा रहे हो? ये देखकर कि अजाक्स काफी देर से एक ही स्थान पर खड़ा था, कैप्टन बक उसे डांटने से खुद को रोक नहीं सके। जा रहा हूँ। घृणा से भरे चेहरे के साथ अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और बिना समय बर्बाद किए गुफा में प्रवेश किया। अच्छा, जब तक हम इस शापित जंगल से बाहर निकलेंगे, तुम्हें कुछ अच्छे इनाम मिलेंगे। इससे पहले कि कैप्टन बक ये शब्द कह पाते, अजाक्स गुफा में प्रवेश कर चुका था। कैप्टन बक, ऐसा लगता है कि वह निश्चित रूप से मरने वाला है। हाँ, कैप्टन बक, जिस तरह से वह भागा है, उससे मुझे लगता है कि वह यहाँ से जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद खो चुका है। ये देखकर कि अजाक्स अविश्वसनीय गति से गुफा में भाग रहा था, क्विकथंडर भाड़े के दस्ते के सभी सदस्य अजाक्स का मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं सके। बेवकूफ़ों, उसका मजाक उड़ाना बंद करो। देखते हैं कि वह अभी जिंदा है या नहीं। जब तक वह 3 या 4 छिपे हुए जाल बिछा देता है, तब तक उसकी जान बच जाएगी। कैप्टन बक गुफा के अंदर की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हुए अपने दस्ते के सदस्यों का उपहास उड़ा रहे थे। चूंकि गुफा में बहुत अंधेरा था, इसलिए कैप्टन बक गुफा में केवल कुछ दूरी तक ही देख पा रहे थे। तथापि गुफा के अंदर कुछ ढूंढने के लिए देखने के बाद उन्होंने भौहें सिकोड़ लीं। न कवन हॉट। जिस क्षण कैप्टन बक गुफा में अजाक्स को नहीं देख पाए, उन्होंने अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके उसकी जांच की। हालांकि वह अपनी इंद्रियों से भी अजाक्स को महसूस करने में असमर्थ था। कहाँ गया? कैप्टन बक अजाक्स के बारे में सोचकर अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सके। हालांकि कैप्टन बक को पता था कि अजाक्स गुफा के अंदर है, फिर भी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गुफा में प्रवेश करते ही अजाक्स गायब हो जाएगा। कैप्टन बक, अब हम क्या करें? दस्ते के एक सदस्य ने भी अजाक्स की तलाश की, लेकिन गुफा के अंदर के अंधेरे के अलावा वह अजाक्स को देखने में असमर्थ था। इसलिए उसने अपने दस्ते के कप्तान से पूछा कि आगे क्या करना है। ऐसा लगता है कि जाल का पता लगाने के लिए हमें अपने ही किसी व्यक्ति का उपयोग करना होगा। ये शब्द कहने के बाद कैप्टन बेक ने उस दस्ते के सदस्य को गुफा में धकेल दिया, जिसने उनसे आगे क्या करना है के बारे में पूछा था। कैप्टन बक, दस्ते के सदस्य को उम्मीद नहीं थी कि उसका कप्तान उसे धक्का देगा, इसलिए इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह गुफा के अंदर पहुंच चुका था। जाल की जांच करें। दस्ते के सदस्य की चिल्लाहट की परवाह किए बिना कैप्टन बक ने जाल की जांच करने के लिए अपनी आवाज़ उस दस्ते के सदस्य तक पहुंचाई। एड्स बाय पब फ्यूचर उद्धरण उद्धरण। ये देखकर क्विकथंडर भाड़े के दस्ते के सभी सदस्य अपने कप्तान के सामने अवाक रह गए और साथ ही वे अपने दिल में थोड़े चिंतित भी थे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि गुफा में प्रवेश करने वाला अगला व्यक्ति कौन होगा। गुफा के अंदर अजाक्स। यहाँ जब अजाक्स अपनी बाईं ओर से सुरंग में दाखिल हुआ, तो 100 मीटर से भी कम दूरी तय करने पर उसे वह जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। कैप्टन एडमंड। अजाक्स उत्साहित होकर तेजी से कैप्टन एडमंड और उडो की ओर बढ़ा। अब मुझे बताओ कि तुम क्विकथंडर भाड़े के सैनिकों के दस्ते में कैसे पहुंचे? एडमंड ने सबसे पहले अजाक्स से यह पूछा कि वह उस भाड़े के सैनिकों के दस्ते में कैसे शामिल हो गया। मैं शापित जंगल के मध्य भाग में प्रशिक्षण ले रहा था जब मैंने सुना कि क्विकथंडर भाड़े के सैनिकों का दस्ता तुम्हारे और चाचा उडो के बारे में बात कर रहा है।
इसलिए मैंने खुद को किसी यादृच्छिक भाड़े के सैनिक के रूप में प्रच्छन्न किया और उनके साथ शामिल हो गया। हालांकि उन्होंने गुफा के अंदर जाल का परीक्षण करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। जल्द ही अजाक्स ने बाकी सब कुछ समझा दिया, सिवाय उस भाग के जहां वह 5 तत्वों की दुनिया से आया था। चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। अजाक्स की बातें सुनकर एडमंड ने अपना सिर हिलाया। एक तरफ खड़े होकर उदो ने भी अजाक्स की बातों पर अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे उन पर विश्वास था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि उदो को अजाक्स के राक्षसी साधक होने पर संदेह था, लेकिन अजाक्स का बहुमूल्य उपहार प्राप्त करने के बाद उदो ने संदेह करना बंद कर दिया, क्योंकि गिल्ड मास्टर और अन्य लोगों के अनुसार अजाक्स के पास एक शक्तिशाली गुरु था जो उसे सपनों के माध्यम से सिखाता था। कैप्टन एडमंड, आपने ऐसा क्या किया कि शाही परिवार भी आपका सिर चाहता है? उसके बाद अजाक्स ने एडमंड और उडो की स्थिति के बारे में पूछा। यद्यपि वह क्विकथंडर भाड़े के सैनिकों के साथ यात्रा कर रहा था, फिर भी अजाक्स ये पता लगाने में असमर्थ था कि एडमंड और उडो ने क्या किया था। एक लंबी सांस के साथ कैप्टन एडमंड ने सब कुछ बताना शुरू किया कि कैसे हैमरगस्ट परिवार ने रसातल शैतानों का उपयोग करके उन्हें मारने की कोशिश की, कैसे उसने बदला लिया ताकि अन्य महान परिवार उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने से पहले 2 बार सोचें। कोवेनहॉर्ट परिवार में भाई गैबर, आपको उस नीच एडमंड से बदला लेने में मेरी मदद करनी होगी। परिवार के मुखिया होलोर ने ऊंची सीट पर बैठे एक अधेड़ व्यक्ति से पूछा। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कोवेनहॉर्ट परिवार का मुखिया गैबर कोवेनहॉर्ट था। गैबर और होलोर के अलावा गैबर के पास एक और मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा था जो घृणा से भरे चेहरे के साथ होलोर को देख रहा था। यदि अजाक्स यहाँ होता तो वह परिवार के मुखिया होलोर के पास खड़े उस आदमी को पहचान लेता। वह कोई और नहीं बल्कि रेयान कोवेनहॉर्ट था, जिससे अजाक्स की मुलाकात एक बार शापित जंगल में हुई थी। उससे मुलाकात कहने के बजाय ये कहा जा सकता है कि अजाक्स ने उसकी और उसकी भतीजी की जान बचाई थी। माफ़ करना भाई होलोर, अभी हमारे परिवार को अपने अंदरूनी मसलों को सुलझाना है, इसलिए मैं आपकी मदद न कर पाने के लिए बहुत खेद व्यक्त करता हूँ। होलोर की बातें सुनने के बाद गैबर को ज़्यादा चिंता नहीं हुई, क्योंकि वह पहले से ही इस बारे में जानता था। इसलिए चेहरे पर माफ़ी के भाव के साथ गैबर ने विनम्रता से होलोर हैमरगस्ट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उद्धरण। होलोर ने गैबर का उत्तर सुनकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं, हालांकि वह जानता था कि वह इस समय उन्हें मदद करने के लिए मजबूर करने की स्थिति में नहीं था। इसके अलावा उसके पास इतना कुछ भी नहीं था कि वह बड़े परिवारों को मदद के लिए लुभा सके। यद्यपि उसके पास एक चीज़ थी, फिर भी वह अन्य परिवार के मुखियाओं से उसका वादा नहीं कर सकता था, क्योंकि उस पर उस समय शाही छाया की नज़र थी जो उसकी अपनी छाया में छिपी हुई थी। भाई होलोर, मैंने सुना है कि शाही परिवार ने एडमंड और उडो के बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए पहले ही इनाम घोषित कर दिया है, साथ ही उनके सिर लाने या उन्हें जीवित पकड़ने जैसी अन्य चीज़ों के लिए भी इनाम घोषित कर दिया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। जल्द ही गैबर ने होलोर से कहा, जो क्रोध में अपनी मुट्ठी भींच रहा था और महान परिवारों के परिवार के मुखियाओं को शाप दे रहा था, क्योंकि यह पहला महान परिवार नहीं था जो उसकी मदद नहीं करना चाहता था। सभी महान परिवारों में से फोरग्लो परिवार के मुखिया और टेराटाइट परिवार के मुखिया ने उससे मुलाकात भी नहीं की, इसलिए वह सभी महान परिवारों को खूब कोस रहा था। ठीक है, चूंकि उसे परिवार के मुखिया गैबर से पहले ही जवाब मिल चुका था, इसलिए होलोर के चेहरे पर एक ठंडा भाव दिखाई दिया और उसने कोवेनहॉर्ट परिवार से बाहर जाने से पहले गैबर का मजाक उड़ाया। लानत है तुम पर, लानत है तुम पर, लानत है तुम सब पर। कोवेनहॉर्ट परिवार से बाहर आते ही होलोर बहुत क्रोधित हो गया और उसने सभी परिवार के मुखियाओं को खुलेआम कोसना शुरू कर दिया। एक बार जब राज परिवार को एडमंड और उडो का सिर मिल जाएगा तो मैं देखूंगा कि तुम लोग कैसे ज़ेरोचेस्टर प्रांत में शांति से रहोगे। चूंकि मेरा परिवार नष्ट हो चुका है और तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, तो अब तुम्हारे परिवारों के अस्तित्व की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्द ही होलोर ने अपने मन में कुछ योजना बनानी शुरू कर दी और वह शाही परिवार की ओर वापस जाने लगा।